हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। आज हम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स कर रहे हैं। आज मैं इसका आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी और बताएंगे कि एसिड बेस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं। इसके अलावा हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस भी देखेंगे। कुछ हम रिएक्शंस देखेंगे, किस तरीके से एसिड और बेस अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं। थोड़ा सा हम पीएच इंडिकेटर के बारे में और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का एक टॉपिक शुरू करते हैं हम। चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं। आज इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। You have learned that in your previous classes that the sour and bitter taste of food are due to acids and bases respectively present in them। आपको पता है आपके खाने का टेस्ट अगर सार यानी खट्टा है, बिटर यानी कड़वा है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि खाने में या तो एसिड होता है या बेस होता है, जिसकी वजह से वो टेस्ट उसमें आता है। तो कोई भी अगर आपने खाना खाया अगर वो खट्टा टेस्ट कर रहा है तो उसका मतलब उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा है। अगर कोई चीज़ आपने खाई वो कड़वी ज़्यादा लग रही है यानी कि बिटर लग रही है यानी कि उसमें बेस की मात्रा ज़्यादा है। तो टेस्ट वाइज हम बता सकते हैं कि ये जो फूड है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होता है हमको एसिड और बेस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने का। लेकिन सारे प्रकार के एसिड और बेस को आप टेस्ट के बेसिस पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो क्योंकि ये डेंजरस हो जाता है, क्योंकि हर एसिड और बेस क्या होता है एडिबल नहीं होते हैं। तो इनको इंडिकेट करने के लिए क्या होता है कि हमारी केमिस्ट्री की लैब्स में कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि जिसको डालते हैं जब हम इन सोल्यूशन में, अगर एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो उनका कलर चेंज हो जाएगा, बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो उनका कलर चेंज हो जाता है। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं जो इंडिकेट कर देते हैं कि सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या बेसिक है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर एक फैमिली में किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको क्या रेमेडी दोगे, आप उसको लेमन जूस दोगे, विनेगर दोगे या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन दोगे। जब किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है तो हम उसको लेमन जूस नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेमन जूस में भी तो एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो अगर आपने एसिडिटी उसको हो रही है, आपने और उसको लेमन जूस पिला दिया तो उससे क्या होगा, उसकी एसिडिटी और बढ़ जाएगी। इसी तरीके से विनेगर का सोल्यूशन भी नहीं दे सकते हो क्योंकि विनेगर भी एक प्रकार का एसिड है, एसिटिक एसिड होता है विनेगर। तो विनेगर भी आप दोगे तो उसकी एसिडिटी की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो आप विनेगर भी एज अ रेमेडी नहीं दे सकते हो। लेकिन हम उसको क्या बेकिंग सोडा दे सकते हैं, सोडा सोल्यूशन हम पिला देते हैं ना। जैसे किसी को एसिडिटी होती है तो हम सोडा वाटर पिला देते हैं। जेठालाल अगर आप लोग देखते होगे तो उसमें देखते हैं लोग खाने के बाद सोडा पीने जाते हैं। क्यों? ताकि खाने में जो भी एसिडिटी की मात्रा अगर बढ़ गई है तो सोडा जो सोल्यूशन होता है वो एसिड के असर को नलीफाई कर देता है। क्योंकि हमने छोटी क्लासेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा है और उसमें हमने देखा है कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के फैट को नलीफाई करके सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं। तो इस तरीके से अगर किसी को एसिडिटी होती है तो या तो हम उसको सोडा वाटर दे देते हैं पीने को, या हम एंटी एसिड्स यानी कि जेलुसिल या डाइजीन जैसा सॉल्यूशन दे देते हैं, जिससे एसिड का इफेक्ट जो होता है वो नलीफाई हो जाता है और पेशेंट को रिलीफ महसूस होने लगता है। ठीक है, रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सार एंड बिटर सब्सटेंसेज विदाउट टेस्टिंग दैम। ठीक है, अब बहुत सारे सब्सटेंसेस मैंने आपको बताया कि ठीक है ये मोटे तौर पे देखा जाए तो जितने भी एसिड्स होते हैं वो सार होते हैं, जितने भी बेस होते हैं वो बिटर होते हैं। लेकिन क्या हम बिना टेस्ट करे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक? बिल्कुल कर सकते हैं। हमको एसिड या बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने लैब में। जैसे एक लिटमस सॉल्यूशन होगा, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो नेचुरली मिल रहा है, जैसे कि लिटमस सॉल्यूशन हुआ या तुम्हारा टर्मरिक हुआ, ठीक है ना, या रेड कैबेज हुआ। तो ये तुम्हारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो कि एसिडिक सॉल्यूशन में डालने में या बेसिक सॉल्यूशन में डालने में इनका कलर में चेंज आ जाता है। इनका रंग जैसे ही बदलता है ना तो हमको पता चल जाता है अरे ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। ठीक है, उसी तरीके से तुम्हारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन जो आप जो लैब में बनाते हो। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ये भी अलग अलग कलर दिखाते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक उसी तरीके से आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है जब उसको एसिडिक सॉल्यूशन में या बेसिक सॉल्यूशन में आप डालते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि you already know that acids are sour in taste and changes the color of blue litmus to red। आपको पता है कि जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं।
अगर आप इसको लिटमस सोल्यूशन से टेस्ट करोगे ना तो ब्लू लिटमस सोल्यूशन हमेशा रेड कलर का हो जाएगा जब भी आप एसिड में डालोगे, और अगर आप रेड लिटमस सोल्यूशन ही डालोगे एसिड में तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपने एसिडिक सोल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर डाला है तो ब्लू से वो रेड में चेंज हो जाएगा एसिडिक में। उसी तरीके से अगर आपका जो सोल्यूशन है वो बेसिक है तो उसको टेस्ट तो बिटर होता ही है, लेकिन जब अगर उसमें लिटमस सोल्यूशन डालोगे तो वो रेड कलर का लिटमस सोल्यूशन डालोगे तो ब्लू हो जाएगा, और अगर आप उसमें ब्लू लिटमस सोल्यूशन ही डालोगे तो उसमें कोई कलर का चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिटमस पेपर से या लिटमस सोल्यूशन को यूज़ करके हम ये आइडेंटिफाई कर देते हैं कि वो एसिडिक है बेस। एसिडिक सब्सटेंसेस ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और बेसिक सब्सटेंस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं, और इस कलर चेंज को होते ही हमें समझ में आता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो लिटमस एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है। उसी तरीके से जैसे मैंने बताया आपको टर्मरिक यानी कि हल्दी जो हमारी किचन में रहती है वो भी एक इंडिकेटर है। आपने देखा है कभी भी आपके कपड़ों में अगर हल्दी गिर जाती है और उसमें हम साबुन लगाते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। क्यों रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है? क्योंकि जो साबुन होता है वो बेसिक नेचर का होता है। और आपको पता है टर्मरिक क्या है? टर्मरिक यानी कि हल्दी जो है वो इंडिकेटर है। तो जैसे वो रेडिश ब्राउन कलर का वो होगी ना, कलर चेंज हो जाता है, तो ये बता देता है कि अरे ये साबुन जो है बेस है ना। और फिर अगर हम इसको पानी से धो देते हैं तो बेस हट जाता है यानी साबुन हट जाता है, तो फिर हल्दी का दाग जो होता है फिर येलो दिखने लगता है। तो टर्मरिक भी एक प्रकार का इंडिकेटर है, एक नेचुरल इंडिकेटर है जो ये इंडिकेट कर देता है कि सोल्यूशन आपका एसिडिक है बेसिक। जैसे बेसिक तो उसने रेडिश ब्राउन कलर से उसने इंडिकेट कर दिया, अगर उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है तो समझ जाते हैं कि अरे ये तो बेस है। उसी तरीके से कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, जो कि एसिड्स और बेस को आइडेंटिफाई करने में हमारी लैब में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इनका भी कलर बदलता है, पता चल जाता है कि ये आपका एसिड है या बेस है। In this chapter, we will study the reactions of acid and base, how acid and base cancel out each other's effect, and many more interesting things that we use and see in our day-to-day life. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं कि एसिड और बेस अलग अलग सब्सटेंस से रिएक्ट करके क्या कंपाउंड्स बनाते हैं, और हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और भी हम हमारे डे टू डे लाइफ में हम एसिड और बेस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये देखेंगे। ठीक है। Now, litmus solution is a purple dye which is extracted from lichen, a plant belonging to the division of Thylophyta. जो litmus solution है ना, एक पर्पल कलर की डाई है जो लिचिन जो प्लांट होता है उससे निकाली जाती है, और लिचिन एक प्रकार का थैलोफाइट है। ठीक है, एंड इज कॉमनली यूज एज इंडिकेटर। बहुत ज़्यादा हम इसको एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं। आप पूरे चैप्टर में पढ़ोगे कि भाई ब्लू लिटमस सोल्यूशन लिया या रेड लिटमस सोल्यूशन लिया टू आइडेंटिफाई एसिड और बेस। तो लिटमस एक प्रकार की नेचुरल डाई है जिसका ओरिजिनल कलर पर्पल होता है। ये लाइकन जो प्लांट होता है जो एक प्रकार का थैलोफाइट है उससे लिया गया है। नेम द लिटमस सोल्यूशन व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल। जब इट्स कलर इज पर्पल, जब लिटमस सोल्यूशन ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है तब उसका कलर पर्पल होता है। ठीक है, पर्पल कलर का दिखता है। लेकिन जैसे ही आप ब्लू लिटमस को रेड में एसिड में डालोगे तो वो रेड कलर का हो जाता है। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटीरियल्स। इसके अलावा लिटमस सोल्यूशन के अलावा और भी नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इंडिकेटर की तरह बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? रेड कैबेज लीव्स है ना, उसी तरह टर्मरिक तो मैंने बताई है, हल्दी है ना, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स होते हैं जैसे हाइड्रेंजिया होता है ना, ये भी इंडिकेटर की तरह यूज़ होता है, नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज़ होता है जो ये आइडेंटिफाई कर देता है कि सोल्यूशन आपका एसिडिक है बेस। उसी तरीके से पेचूनिया होता है, जेरेनियम होता है, ये सारे तुम्हारे नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं, इसको याद कर लेना। विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सोल्यूशन। These are called acid base indicators और sometimes simply indicators। तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ना, या तो उनको इंडिकेटर्स बोलते हैं या एसिड बेस इंडिकेटर्स बोलते हैं, क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं कि सोल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक। इनका कलर बदल जाता है, इनके कलर बदलने से हमको पता चल जाता है कि चीज़ हमारी एसिडिक है या बेसिक है। राइट नाउ you have been provided with 3 test tube. One of them contains distilled water and other 2 contain acidic solution and a basic solution respectively. If you are giving only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? एक क्वेश्चन दिया है, हालांकि ये वाले क्वेश्चन हम अलग से सेपरेटली करेंगे, लेकिन ये एक छोटा सा क्वेश्चन है तो उसको हम देख लेते हैं। आपको 3 टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर डाला है, एक में एसिडिक सोल्यूशन डाला है, एक में बेसिक सोल्यूशन डाला है। अब आपको रेड लिटमस पेपर दे दिया गया है। अब आइडेंटिफाई करो
करो कि कौन सा वाटर है, कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेस है। तो देखो क्या होगा, जब रेड लिटमस पेपर को आप डिस्टिल्ड वाटर वाले टेस्ट ट्यूब में डालोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, तो आपका जो रेड लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से जब तुम इसको रेड लिटमस पेपर को उस टेस्ट ट्यूब में डालोगे जिसमें एसिड है, उसमें भी इसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो जो एसिडिक होता है ना वो ब्लू लिटमस को रेड करता है, लेकिन रेड लिटमस पेपर को वो रेड ही रखेगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा, तो ये इंडिकेट नहीं होगा। लेकिन जब थर्ड टेस्ट ट्यूब में आप डालोगे जिसमें बेस है, तो जब आप उसमें रेड लिटमस पेपर डालोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड से ब्लू। तो जिस टेस्ट ट्यूब में रेड लिटमस पेपर का कलर रेड से ब्लू हो जाएगा वो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, वो है बेस। ठीक है, फिर हमको एसिड को टेस्ट करने के लिए तो फिर हमको ब्लू लिटमस पेपर लाना पड़ेगा, तो उससे ये पता चल जाएगा कि बाकी के 2 बचे हैं तो उसमें से एसिड कौन है। फिर थर्ड वाला ऑटोमेटिकली आपका वाटर हो जाएगा, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब एसिड एंड बेस की हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं। एक्टिविटी 2.1 एसिड बेसिस इन लैबोरेटरी है, लैब्स में जो एसिड एंड बेस होते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लैबोरेटरी। आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रेट, देखो सबके फॉर्मूले देखो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे लिखते हैं, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH। ये कॉमन एसिड्स और कॉमन बेस हैं, इनके फॉर्मूले आपको पता ही होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं राइट ऑन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेसिक कंपाउंड्स हैं, इनके फॉर्मूले आप लोग लर्न कर लो, क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ होते हैं। उसी तरीके से उन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे उन्होंने कहा कि जो सोल्यूशन है इसको आप कलेक्ट कर लो। Put a drop of each of the above solutions on a watch glass one by one and test with a drop of the indicator shown in table 2.1। अब इनको वॉच ग्लास में आप एक एक ड्रॉप डालते जाओ सबकी और टेस्ट करो आप। What change in color do you observe with red litmus solution? अगर इसमें रेड लिटमस सोल्यूशन डालोगे तो क्या कलर होगा, ब्लू लिटमस सोल्यूशन डालोगे तो क्या कलर होगा, फिनोफ्थलीन डालोगे तो कलर क्या चेंज क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो कैसा चेंज होगा। तो देखो जो जितने भी कंपाउंड्स दिए गए हैं इसमें से तुम्हारा जो HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है और एसिटिक एसिड है, ये सारे के सारे एसिड हैं। ठीक है, बाकी जो तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है। तो जब तुम एसिडिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस सॉल्यूशन डालोगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। एसिड सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, अगर आपने नाइट्रिक एसिड लिया या सल्फ्यूरिक एसिड लिया या एसिटिक एसिड लिया, उसमें इनमें अगर आप रेड लिटमस सॉल्यूशन का ड्रॉप डालोगे तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही इनमें अगर आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालोगे तो वो ब्लू से रेड हो जाएगा, तो ये इंडिकेट कर देगा कि हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एसिड है। उसी तरीके से अगर एसिड्स में तुम फिनोफ्थलीन का सोल्यूशन डालोगे तो वो कलरलेस रहेगा, और अगर आप मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन डालोगे तो पिंकिश रेड हो जाएगा। तो ये कलर ये चेंज होगा, तो इससे पता चल जाएगा कि वो सारे के सारे एसिड्स हैं। उसी तरीके से जैसे बेस जो हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इनमें अगर आप रेड लिटमस सोल्यूशन डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। इनमें अगर आप ब्लू लिटमस सोल्यूशन डालोगे तो कोई कलर में चेंज नहीं आएगा। फिनोफ्थलीन डालोगे तो ये रेड कलर की होती है फिनोफ्थलीन, तो एसिड में तो फिनोफ्थलीन कलरलेस हो गई थी, लेकिन बेस में तुम जब डालोगे तो फिनोफ्थलीन तुम्हारी रेड से पिंक कलर की हो जाएगी, तो पता चल जाएगा अरे ये तो बेस है। मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन डालोगे तो वो येलो कलर का है, तो येलो कलर का ही रहेगा, जबकि एसिड में वो पिंकिश रेड हो जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि वो एसिड है। लेकिन अगर वो येलो का येलो ही है तो समझ जाओ कि वो बेस है। ठीक है, These indicators tell us whether the substance is acidic or basic by change in color। तो ये सारे के सारे इंडिकेटर्स ने अपना कलर बदल के ये बता दिया कि ये सोल्यूशन क्या है, तुम्हारे एसिडिक है कि बेस है। There are some substances whose odor changes in acidic और basic media। उसी तरीके से कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका ओडर जिनकी जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है जब आप उसको एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में डालते हो। तो ऐसे इंडिकेटर्स से क्या बोलते हो आप, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में डालने से जिनका ओडर यानी कि सुगंध, स्मेल जो होती है चेंज हो जाती है। इन्होंने एक्टिविटी 2.2 दी है। उन्होंने बोला कि टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ। एक प्लास्टिक बैग में कटा हुआ प्याज ले लो और उसमें कुछ स्ट्रिप्स डाल दो साफ कपड़े की। टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट। अब इस बैग को अच्छे से बंद करके रात भर छोड़ दो, ठीक है, फ्रिज में।
द क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज। अब ये क्लोथ स्ट्रिप में ना अनियन की स्मेल आ जाएगी। अब इसको हम टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, एसिड और बेस के लिए। आप क्या बोल रहे हैं कि इनमें से 2 क्लोथ की स्ट्रिप्स लो और दोनों के ओडर चेक करो। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू। एक स्ट्रिप में आप कुछ बूंदे HCl की डालो और दूसरी स्ट्रिप में कुछ बूंदे आप डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालो। मतलब आप एक स्ट्रिप में एसिड डाल रहे हो और दूसरी स्ट्रिप में बेस डाल रहे हो। तो देखो कि एसिड डालने से इस स्ट्रिप के स्मेल में कोई चेंज आया कि नहीं, और या बेस डालने में इसकी स्ट्रिप में कोई चेंज आया कि नहीं। तो आप देखोगे कि उसी तरीके से उन्होंने बोला रिंस बोथ द स्ट्रिप्स विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ओडर। और फिर इसको पानी से धो लो और फिर इसकी स्मेल को चेक करो और अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करो। उसी प्रकार उन्होंने बोला कि नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ओडर। उसी तरीके से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल्स भी होते हैं। ठीक है। टेक सम डाइल्यूट HCl इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन इन अनदर। एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, दूसरे में NaOH सोल्यूशन ले लो। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वेनिला एसेंस टू बोथ द टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल। दोनों में पहले वेनिला एसेंस डाल के देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और NaOH में, फिर देखो क्या हो रहा है, स्मेल में कोई अंतर आ रहा है क्या। चेक द ओडर वंस अगेन और रिकॉर्ड कर लो। उसी तरीके से 2 टेस्ट ट्यूब में फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डालो और उसमें क्लोव ऑयल डालो और फिर देखो। तो तीनों की केस में भले ही आपने अनियन का क्लॉथ लिया है या वेनिला एसेंस लिया है या आपने क्लोव ऑयल लिया है, जैसे ही इन तीनों में से किसी भी चीज़ को आप NaOH में डालोगे यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा, उनकी जो स्मेल होगी वो गायब हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, है ना। मतलब बेसिक सॉल्यूशन में डालते ही अनियन की स्मेल गायब हो जाएगी, वेनिला की स्मेल गायब हो जाएगी और क्लोव ऑयल की। लेकिन अगर इनको एसिडिक सॉल्यूशन यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालोगे तो इनकी स्मेल जैसी है वैसी रहेगी। तो अगर स्मेल एज इट इज़ है इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक। और अगर स्मेल गायब हो जा रही है, वैनिश हो जा रही है, यानी कि वो सॉल्यूशन क्या है, बेसिक। तो स्मेल किस तरीके से स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है, इससे हम ये इंडिकेट कर ले रहे हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। एसिडिक में स्मेल एज इट इज़ रहती है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में डालते ही स्मेल क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। देयर आर सम सब्सटेंसेज हुज ओडर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम दिस आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जैसे ऑनियन, वेनिला, क्लोव, दीज चेंज स्मेल इन द बेसिक सॉल्यूशन। ये सारे के सारे जो होते हैं ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाते हैं। अनियन हुआ आपका, वेनिला एसेंस हुआ या क्लोव ऑयल हुआ, इन सब की स्मेल एसिडिक सॉल्यूशन में सेम रहती है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में इनकी स्मेल जो होती है वैनिश हो जाती है। इससे ये पता चल जाता है कि ये सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या बेस है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हाउ डू एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल्स। अब हम देख रहे हैं कि एसिड्स एंड बेस मेटल्स से किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। मतलब अगर आप किसी भी एसिड को या किसी भी बेस को मेटल से रिएक्ट कराते हो तो क्या होता है। तो उसके लिए उन्होंने एक्टिविटी दी है। This activity needs the teacher's assistance. Set the apparatus as shown in figure 2.1. 2.1 में जिस तरीके से apparatus को अरेंज किया है आप उस तरीके से apparatus को अरेंज कर लो कि आपने एक रिटॉर्ट स्टैंड में एक टेस्ट ट्यूब डाल दिया, उसमें से आपने एक डिलीवरी ट्यूब निकाली और उसको आपने एक सोप सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, Take about 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and add few drops of zinc granules into it. आप तुम करीब 5 ml dilute sulfuric acid ले लो और उसमें कुछ पीसेस जिंक ग्रेन्यूल्स के डाल दो। What do you observe on the surface of zinc granules? जैसे ही आप जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो क्या देखोगे आप कि उसके ऊपर बबल्स आ रहे हैं, बुलबुले उठने शुरू कर देंगे। पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू अ सोप सोल्यूशन। अब जो ये बबल्स आ रहे हैं ना, इसको सोप सोल्यूशन से पास करो। वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन। तो सोप सोल्यूशन पहले बात तो बबल्स क्यों बने। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड विद बबल। फिर एक बर्निंग कैंडल लेके आओ जहाँ पे बबल निकल रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि गैस कौन सी है। व्हाट यू ऑब्जर्व ना रिपीट द एक्टिविटी विद सम मोर एसिड लाइक HCl, HNO3, एसिटिक एसिड। तो जैसे आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया ना, उसी तरीके से आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड के साथ ये रिएक्शन करके देखो क्या आपके ऑब्जर्वेशन है। तो देखो क्या होता है कि जब जिंक ग्रैन्यूल्स में हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। और क्या निकल जाएगा आपका, और आपका निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। नाउ zinc will react with sulfuric acid
टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन विल बी रिलीज। अब जब इस हाइड्रोजन गैस को तुम सोप सॉल्यूशन से पास करोगे तो बबल्स आर फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन एज हाइड्रोजन गैस डिड नॉट डिजॉल्व, क्योंकि क्या हो जाएगा तुम्हारा जो सोप सॉल्यूशन से करोगे ना तो सोप सॉल्यूशन में भी आपको बबल्स दिखेंगे, क्योंकि आपका हाइड्रोजन गैस तो सोप सॉल्यूशन में डिजॉल्व होते ही नहीं है। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे भी बबल्स आ रहे हैं। जब तुमने जिंक ग्रैन्यूल के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो बबल्स उठे, यानी कि कोई गैस निकली। तो एक्चुअली कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन की गैस निकली। अब ये हाइड्रोजन की गैस जब तुम्हारी इससे डिलीवरी ट्यूब से होते हुए सोप सोल्यूशन में आ रही है तो यहाँ पे भी बबल्स निकल रहे हैं। क्यों बबल्स निकल रहे हैं? क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस सोप सोल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होगी। अब जब तुम इन बबल्स के पास जलती हुई कैंडल लेके आओगे, टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल, कैंडल बर्न्स विद अ पॉप साउंड। जब जलती हुई कैंडल यहाँ पर लाओगे ना तो तुम्हारी जो कैंडल में से पॉप साउंड आएगा, फुट 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 की आवाज़ आती है। और ये जो पॉप साउंड होता है ना, ये इंडिकेट कर देता है कि जो गैस निकल रही है ये क्या? हाइड्रोजन हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल्स कंबाइंस विद द एसिड एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है कि जब भी एसिड, जैसे एसिड क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। मेटल क्या है? जिंक। जब भी एसिड मेटल के साथ कंबाइन होता है तो सॉल्ट बनता है और क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, राइट। तो आपको ये आपका बेसिक इसका रिएक्शन होगी कि व्हेनेवर एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, देखो ये इसकी बेसिक रिएक्शन होगी, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसी तरीके अभी तो तुमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था तो तुम्हारा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। अगर तुमने सल्फ्यूरिक एसिड की जगह अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया तो क्या होगा? तुम्हारा जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। उसी तरीके से अगर तुमने नाइट्रिक एसिड ले लिया होता तो जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक नाइट्रेट बना लेता और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता। कैसे पता चल रहा है कि हाइड्रोजन गैस है? क्योंकि जब बर्निंग कैंडल लेके आ रहे हैं हम इस बबल्स के पास तो वो पॉप साउंड से निकल रही है। पॉप साउंड इंडिकेट करता है कि ये गैस क्या है? हाइड्रोजन है। उसी तरीके अगर आप एसिटिक एसिड के साथ जिंक को करवाते रिएक्ट तो जिंक एसीटेट बन जाता और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो बेसिक रिएक्शन आपको क्या याद रखनी है कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, नाउ प्लेस अ फ्यू pieces of granulated zinc metal in a test tube, add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the content of the test tubes. Repeat the rest of the test step as activity 2.3 and record your observation. अब जिस तरीके से तुमने एसिड के साथ किया है ना उसी तरह बेस करो। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में तुमने जिंक के ऊपर डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, अब तुम क्या करो? जिंक के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालो। ठीक है, फिर तुम्हें बबल्स निकलते दिखेंगे और फिर उस बबल्स को तुम सोप सॉल्यूशन से पास करो और चेक करो। आप देखोगे कि जब जिंक को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक के ऊपर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो तो क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट बनेगा और जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्योंकि ये गैस भी पॉप साउंड से पॉप साउंड आता है। जब बर्निंग कैंडल लेके आते हो तो पता चल जाता है कि ये गैस क्या है? तुम्हारा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो दोनों ही केस में जब भी आपने मेटल को एसिड से या बेस से रिएक्ट करवाया तो सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस बनी। लेकिन डिफरेंस क्या है कि सारे एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करके तुम्हारे हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं, लेकिन बेस के केस में क्या होगा? कुछ ही बेस होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाते हैं। सारे बेस रिएक्ट करके तुम्हारा हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते हैं। यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, however such reactions are not possible with all metals। लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है, बेस वाली जो रिएक्शन है ना, वो तुम्हारी हर मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है कि हर मेटल के साथ आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये बात पक्की नहीं है। लेकिन एसिड के केस में ये पक्की है। तो आपको जनरलाइज्ड रिएक्शंस याद करनी है कि जब भी आपका एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ठीक उसी तरीके से जब भी बेस आपका मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लेकिन सारे मेटल के साथ बेस इस तरीके की रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक है, नाउ हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। अब जिस तरीके से हमने एसिड और बेस को मेटल से रिएक्ट करके देखा था कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, उसी तरीके से हम दूसरी रिएक्शन में देख रहे हैं कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किस तरीके से एसिड से रिएक्ट करते हैं।
उन्होंने बोला 2 टेस्ट ट्यूब लो, एक टेस्ट ट्यूब को ए लिख दो, दूसरे को बी लिख दो। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब ए एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब बी। ए टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट ले लो, सोडियम कार्बोनेट को आप Na2CO3 बोलते हो, और टेस्ट ट्यूब बी में आप उतनी ही मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 ले लो। अब आप दोनों में 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो, मतलब सोडियम कार्बोनेट में भी और सोडियम बाइकार्बोनेट में भी आप डाइल्यूट HCl ऐड करो। क्या देखोगे, पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू द लाइम वाटर। अब इस गैस को लाइम वाटर से पास करो तो देखते क्या, तो क्या होगा जब आप सोडियम कार्बोनेट में और सोडियम बाइकार्बोनेट में जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे, है सोडियम कार्बोनेट में जब आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, उसी तरीके से आपने जब टेस्ट ट्यूब बी जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तब भी आपका सॉल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब भी तुम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लेते हो ना तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब इसको टेस्ट करने का एक आसान तरीका है, जो गैस रिलीज हुई है अगर तुमने इसको लाइम वाटर में डाला, लाइम वाटर क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर कहते हैं। जब भी आप इस गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में डालोगे तो ये लाइम वाटर वैसे तो क्लियर होता है, देखने में पानी जैसा होता है, लेकिन जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाएगी ना तो ये लाइम वाटर क्या होगा, मिल्की हो जाएगा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट दिखेगा, दूध जैसा दिखने लगता है। या क्यों, क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है जिसका अपीयरेंस वाइट कलर का होता है, जो दिखने में वाइट कलर का होता है, एंड वाटर। तो जैसे ही लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो हमको पता चल जाता है कि जब भी आपका कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो फर्स्ट केस में आपने देखा था हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी और उसको हमने उसकी पॉप साउंड से आइडेंटिफाई किया था। सेकेंड केस में आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है और इसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं लाइम वाटर में पास करके। जैसे ही हमने इस गैस को लाइम वाटर में पास किया तो वो मिल्की हो गया, मिल्की हो गया तो उसने ये इंडिकेट कर दिया कि ये जो गैस है वो किसकी है, ये गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की है। ठीक है, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर मिल्कीनेस डिसअपियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। अब इसी लाइम वाटर में तुम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दोगे तो वो जो मिल्कीनेस आई थी वो गायब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगी और मिल्कीनेस चली जाएगी। ठीक है, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो तुम लाइमस्टोन को भी CaCO3 लिखते हो, चॉक को भी CaCO3 लिखते हो, मार्बल का भी फॉर्मूला CaCO3 ही होता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल तीनों का फॉर्मूला जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग फॉर्म्स हैं। All metal carbonates and hydrogen carbonates react with acid to give corresponding salt, carbon dioxide, water। तो इसकी बेसिक रिएक्शन क्या होगी, कभी भी कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, पहले केस में आपने देखा था जब भी कोई एसिड या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सेकेंड रिएक्शन में हमने देखा कभी भी कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। नाउ हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट्स विथ ईच अदर। अब अभी तो तुमने एसिड और बेस को मेटल से या मेटल कार्बोनेट से आप रिएक्ट करवा रहे थे, लेकिन अगर हमने एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करा दिया, यानी कि एक एसिड ले लिया HCl और एक बेस ले लिया NaOH, अगर हमने इनको आपस में रिएक्ट करवा दिया तो क्या होगा, तो इन्होंने वही किया है। टेक 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन सोल्यूशन। उन्होंने बोला कि 2 ml NaOH सोल्यूशन लो एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें 2 बूंदें डालो फिनोफ्थलीन सोल्यूशन की। व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन, तो जैसे आप फिनोफ्थलीन का सोल्यूशन डालोगे ना तो पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि ये बेस है। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन टू द अबव सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब फिर इसमें तुम बूंद बूंद करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो। जैसे तुम उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे ना तो फिर से इस सोल्यूशन कलर चेंज होने लगेगा। क्यों, क्योंकि वाई डिड द कलर ऑफ द फिनोफ्थलीन चेंजेस आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड, द पिंक कलर ऑफ द सोल्यूशन डिसअपियर ड्यू टू द फॉर्मेशन सॉल्ट। तो जब तुमने बेस में बूंद बूंद करके एसिड डाला तो फिनोफ्थलीन का कलर पिंक से दोबारा चेंज होने लगेगा। क्यों, क्योंकि जैसे आपने एसिड में डाला तो वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या कर दिया, उसने सॉल्ट एंड वाटर बना लिया। ठीक है, तो अब जब आप उसमें आप
NaCl जब आप डालोगे NaCl में, जब NaOH सोल्यूशन जब HCl आप डालोगे बूंद बूंद करके, तो फिनोफ्थलीन का कलर जो पिंक हुआ है वो दोबारा चेंज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो NaOH है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NaCl बनाने के, यानी कि बेस जो होगा वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। डज द पिंक कलर ऑफ द फिनोफ्थलीन रीअपियर? कब रीअपियर होगा? जब उसमें आप और ड्रॉप्स डालोगे NaOH के, वो तो दोबारा आ जाएगा। द पिंक कलर ऑफ द फिनोफ्थलीन विल रीअपियर बिकॉज एज सॉल्ट बिकम्स बेसिक। ठीक है, तो देखो क्या करना है, इसमें एक आपको टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें आपको 2 ml NaOH सोल्यूशन डालना है और उसमें कुछ बूंदे आपको फिनोफ्थलीन सोल्यूशन की डालनी है। जैसे आप फिनोफ्थलीन की सोल्यूशन डालोगे ना, तो ये जो NaOH है ना वो पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, आप इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl डालो। जैसे आप एक एक करके HCl डालोगे ना, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो पिंक कलर का सोल्यूशन बना था ना, उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या हुआ, जो तुमने HCl डाला तो इसमें NaOH प्रेजेंट था, वो NaOH HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl बना लेगा और तुम्हारा वाटर बना लेगा, यानी कि सॉल्ट और वाटर बना लेगा, यानी कि एसिड ने बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसके वजह से जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है वो जो इंडिकेट कर रहा था बेस का कलर, वो आपका कलरलेस होके न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन जब दोबारा तुम उसमें कुछ बूंदे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बढ़ाओगे, तो ये जो न्यूट्रल हो गया था सोल्यूशन, वो दोबारा बेसिक होने लगेगा। जब दोबारा बेसिक होने लगेगा तो फिनोफ्थलीन का कलर फिर क्या हो जाएगा, फिर पिंक कलर का हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से, तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। और जब आप इसमें बेस की मात्रा या एसिड की मात्रा बढ़ा देते हो, तो जो इंडिकेटर्स होते हैं वो अपना कलर चेंज करके इंडिकेट कर देते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन। तो आपने देखा क्या रिएक्शन हो रही थी कि NaOH HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था आपका, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट क्या हुआ इसमें, NaCl, और वाटर बन गया आपका। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब भी एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं तो उसको ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। मतलब एसिड ने बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, या आप ये बोलो बेस ने एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इन रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कभी भी कोई भी एसिड कोई भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब थर्ड हम देख रहे हैं, फोर्थ हम देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड। हम मेटलिक ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड है, उनको हम एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो क्या होता है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, है ना। कॉपर एक मेटल हुआ, उसका ऑक्साइड क्या कहलाएगा, मेटलिक ऑक्साइड कहलाएगा। आपने थोड़ा सा मेटल कॉपर ऑक्साइड एक बीकर में लिया और उसमें आपने धीरे धीरे चलाते हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। देखो दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, ये दो वर्ड आते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स का मतलब होता है जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है, और डाइल्यूट एसिड्स का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है और एसिड की मात्रा कम है। ठीक है ना। तो इन्होंने बोला एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड लो और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो धीरे धीरे चलाते हुए। नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन, व्हाट हैज़ हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। तो आप देखो कलर कैसा बदला। You will notice that the color of the solution becomes blue, green and copper oxide dissolve. जब आप कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे तो तुम्हारा जो सोल्यूशन होगा वो ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा और आपका कॉपर ऑक्साइड पूरी तरीके से उस एसिड में डिजॉल्व हो जाएगा। तो ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में जब तुमने एसिड डाला ना तो वो क्या बन गया, आपका कॉपर क्लोराइड बन गया। एक्चुअली क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड था आपका CuO था कॉपर ऑक्साइड, इसमें तुमने HCl डाला। जब तुमने इसमें HCl डाला तो ये रिएक्ट करके क्या बन गया, CuCl2 कॉपर क्लोराइड। और कॉपर क्लोराइड का जो कलर होता है ना वो ब्लू ग्रीन होता है, इसकी वजह से जो तुम्हारा सोल्यूशन है वो ब्लू ग्रीन हो गया। और साथ में क्या बन गया आपका, साथ में आपका वाटर बन गया। तो यानी कि इस वाले केस में भी आप देख रहे हो कि जब आपका कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो आपका सॉल्ट बना और वाटर बना। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो जो मेटल ऑक्साइड है वो भी आपका बेस है और ये सॉल्ट एंड वाटर करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखा रहा है। तो जब भी मेटल का ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, राइट। ओके, तो ये इसकी रिएक्शन होगी जब कॉपर ऑक्साइड आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्लू ग्रीन कलर का CuCl2 बनाएगा और साथ में वाटर रिलीज होगा। ओके, नाउ
दो वही रिएक्शन लिखिए कि CO react with HCl to give CuCl2 and water. Now write the balanced equation of the above reaction since the metallic oxide react with acid to give salt and water similar to the reaction of base with an acid. Metallic oxide is said to be basic oxide. देखो तुम्हारा जो कॉपर ऑक्साइड था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाया। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, बिकॉज वो बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, ठीक उसी तरीके से मेटलिक ऑक्साइड ने भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाया। इसलिए हम उस मेटलिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड बोलेंगे, क्योंकि वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो जितने भी मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटलिक ऑक्साइड। अभी तो तुमने मेटल का ऑक्साइड लिया था क्योंकि कॉपर मेटल होता है, और CuO यानी कॉपर का ऑक्साइड क्या कहलाएगा? मेटलिक ऑक्साइड कहलाएगा। उसी तरीके से अगर तुमने नॉन मेटल का ऑक्साइड लिया तो फिर क्या होता है? उसका बेस के साथ रिएक्शन क्या होगा? यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो तुमने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा था तो तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन गया था, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर बन गया था। सिंस द सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो कहने का मतलब है जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या हो गए? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया। ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये भी सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है ना। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जबकि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, है ना। क्योंकि तुम्हारे नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं, और जो मेटल के ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। तो मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, राइट। ठीक है। अब ये कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस आए, इनको तो मैं सेपरेटली करवाऊंगी जो इस पे बेस्ड है, और अभी हम इसको सिर्फ चैप्टर को ही मेन हम अभी देख रहे हैं। इनके जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है वो हम अलग से करेंगे। एक्टिविटीज़ जितनी आ रही है उसको हम साथ में सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है ना। नाउ व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सारे एसिड और सारे बेसिस में क्या कॉमन होता है? किस तरीके से तुम आइडेंटिफाई करते हो कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिड और बेस है? आपने देखा, आपने भले ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हो, है ना, या आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हो, या आपने नाइट्रिक एसिड लिखा, आप HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखो, या सल्फ्यूरिक एसिड लिखो, या आप नाइट्रिक एसिड लिखो। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3 होता है। या आपने एसिटिक एसिड लिखा CH3COH। आप ये देखो जो भी एसिड होते हैं जब ये आयनाइज होंगे ना तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। जैसे तुम्हारा HCl है, ये जब आयनाइज होगा ना तो H+ आयन और क्लोराइड आयन्स बनाएगा। ठीक है। उसी तरीके से तुम्हारा HNO3 है, जब ये आयनाइज होएगा ना तो H+ आयन्स और नाइट्रेट आयन बनाएगा। तो जितने भी एसिड्स होते हैं वो H+ आयन्स बनाते हैं। ठीक है। उसी तरीके से तुम्हारे जितने भी बेस होते हैं, जैसे बेस हुआ NOH, जब इसको आप आयनाइज कराओगे ना तो सोडियम बनाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन्स बनाएगा। सोडियम का आयन बनेगा और हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। उसी तरीके से आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, अगर इसको आप आयनाइज कराओगे तो कैल्शियम बनेगा और आपका हाइड्रोक्सिल के आयन्स बनेंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि जितने भी बेस होते हैं वो OH आयन्स बनाते हैं, और जितने भी एसिड्स होते हैं वो H+ आयन्स बनाते हैं। तो H+ आयन्स, जिसमें जो भी H+ आयन्स बनाते हैं वो एसिडिक कहलाते हैं। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ, वो सब एसिड हैं। और बेस क्या देते हैं? OH आयन्स देते हैं। ठीक है। वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट लेड टू द सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज। सारे एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती हैं। तो क्यों होती है? वी सॉ एन एक्टिविटी दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन। हमने देखा था एक एक्टिविटी कि कोई भी एसिड डाल दो, तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, या नाइट्रिक एसिड डाल दो, कभी भी मेटल के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। यानी कि आपका HCl, HNO3, H2SO4 और एसिटिक एसिड एक जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहा है मेटल के साथ, यानी कि वो हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। उसी तरह उन्होंने बोला कि टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड लो, ये अलग अलग सॉल्यूशन ले लो। फिक्स 2 nails ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस अ कॉर्क इन 100 ml
ऑफ 100 ml बीकर। उन्होंने कहा 2 नेल्स लो और एक कॉर्क में फिक्स करो और उसको एक 100 ml के बीकर में डाल दो। कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ द 6 वोल्ट बैटरी। इन नेल्स को आपने 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मतलब एक को आपने कैथोड बना दिया, एक को एनोड बना दिया। नाउ पोर सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। अब इस बीकर में तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो, करंट को चालू करो, ठीक है। फिर तुम दोबारा क्या करो, बीकर में सल्फ्यूरिक एसिड डालो, फिर करंट को चालू करो। उसी तरीके से तुम इसमें फिर ग्लूकोज डालो, फिर करंट चालू करो, अल्कोहल डालो, फिर करंट चालू करो। तो क्या करो, देखोगे कि क्या सबके केस में बल्ब ग्लो कर रहा है? हाँ, तो हर किसी के केस में बल्ब ग्लो करेगा। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड, but you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity. Glowing of the bulb indicate that there is a flow of electric current through the solution. The electric current is carried through the acidic solution by ions. देखो क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया, इसमें एक कॉर्क डाला, हाँ लकड़ी का कॉर्क डाला, उसमें 2 कीलें लगा दी और इन दोनों कीलों को 6 वोल्ट बैटरी में कनेक्ट कर दिया। देख रहे हो, 6 वोल्ट की बैटरी में कनेक्ट कर दिया। अब इस बीकर में पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और करंट पास किया। जैसे करंट पास किया तो देखा कि ये बल्ब जो है वो जलने लगेगा, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इस बीकर को खाली किया, अब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला। जब सल्फ्यूरिक एसिड डाला फिर देखा, कनेक्ट किया तो देखा करंट पास करने से बल्ब जलने लगा। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, ग्लूकोज डाला, फिर करंट पास किया तो बल्ब नहीं जला। अल्कोहल डाला, फिर करंट पास किया तो देखा कि बल्ब नहीं जला। इसका मतलब क्या हुआ, एसिड की डालने से बल्ब जल गया, यानी कि जो एसिड्स थे वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे। तो जब एसिड में को डाला तो एसिड जितने भी थे वो आयनाइज हो गए H+ आयंस में। और जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो हाइड्रोक्लोरिक, अभी मैंने बताया ना कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को में इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे आप, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, जब आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये आयंस में टूट गया, H+ आयंस में और क्लोराइड आयंस में, जिसकी वजह से करंट कंडक्ट हो गया और तुम्हारा बल्ब ग्लो कर गया। उसी तरीके से जब तुमने HNO3 एसिड अगर डालोगे तो वो H+ आयंस में और NO3 आयंस में तोड़ आयनाइज हो जाएगा। उसी तरह के एसिटिक एसिड H+ आयंस और एसिटेट आयंस में हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जितने भी एसिड्स होते हैं जब उसमें आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयंस बनता है। ये हाइड्रोजन आयन जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए जैसे ही H+ आयंस बनता है वो उस सॉल्यूशन में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ये हाइड्रोनियम आयन का प्रेजेंस इंडिकेट कर देता है कि सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है, ठीक है। जब भी एसिड्स होते हैं, जैसे HCl आपने लिया, HCl को तुम क्या ना वाटर के सोल्यूशन में तो लिया है, जब तुमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये H+ आयंस में और क्लोराइड आयंस में टूट गया, ठीक है। अब ये जो H+ आयंस हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयंस बना लेंगे। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन के आयंस हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, वो तुरंत वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयंस बना लेते हैं। और ये हाइड्रोनियम आयंस ये इंडिकेट करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक। तो आपने जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डाला था तब बल्ब जल गया, क्यों? क्योंकि हाइड्रोनियम के आयंस बन गए। लेकिन जब तुमने ग्लूकोज और अल्कोहल डाला तो वो आयनाइज नहीं हुए और इसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं हुआ, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपने एल्कली लिया है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो आप क्या देखोगे कि तब भी बल्ब ग्लो करेगा। क्यों बल्ब ग्लो करेगा? क्योंकि जिस तरीके से जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयंस बनाते हैं आयनाइज होने के बाद, ठीक उसी तरीके से जितने भी एल्कलीज होते हैं, सपोज करो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया, जितने भी एल्कलीज होते हैं वो आयनाइज होने के बाद हाइड्रोक्सिल आयंस बनाते हैं। क्या होते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस? OH आयंस। ये OH आयंस बनाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर जाएगा। उसी तरीके से अगर तुमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर ले लिया, CaOH होल ट्वाइस अगर आपने ले लिया, तो ये कैल्शियम आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस बनाएगा। तो जितने भी बेस होते हैं उनके पास OH आयंस होता है और जितने भी एसिड्स होते हैं उनके पास H+ आयंस होता है। तो H+ आयंस इंडिकेट करता है कि एसिड है और OH इंडिकेट करता है कि बेस है। क्लियर? नाउ What happens to an acid or a base in water solution? एसिड और बेस को जब वाटर सोल्यूशन में डालते हो तो क्या होता है? उन्होंने बोला एक एक्टिविटी बोलिए, टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द एपरेटस एज शोन इन फिगर। उन्होंने कहा एक टेस्ट ट्यूब में NaCl ले लो 1 ग्राम और इस तरीके से एपरेटस को सेटअप कर लो। ऐड सम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस NaCl में तुमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला इन अ टेस्ट ट्यूब। व्हाट यू ऑब्जर्व
इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब? जब आप देखोगे, जब आप NaCl में सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो वी ऑब्जर्व हाइड्रोजन गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। टेस्ट द गैस इन्वॉल्व विद अ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो जब आप वेट ब्लू लिटमस पेपर देखोगे, से चेक करोगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फॉर? इससे ये पता चला हमें कि जो ड्राई HCl गैस है उसमें तो कुछ वो रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन HCl सॉल्यूशन में जब आप डाल रहे हो तो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हो रहे हैं, बन रहे हैं, जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आपके जो एसिड्स होते हैं उसमें वो क्या देते हैं, वो H+ आयन्स देते हैं। वॉट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन? जब हम एसिड और बेस को वाटर सोल्यूशन में डालते हैं तो जब एसिड को हम वाटर सोल्यूशन में डालते हैं तो H+ आयन्स बनते हैं। जो हम वाटर को जब बेस को वाटर सोल्यूशन में डालते हैं तो OH यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन्स बनते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन्स इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये एक्सपेरिमेंट ये सजेस्ट कर रहा है कि HCl आयन्स जब हमने पानी में डाला तो उसने हाइड्रोनियम आयन बनाया और क्लोराइड आयन बनाया, है ना। हाइड्रोजन आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। एक्चुअली हुआ क्या था, जब तुमने HCl को पानी में डाला ना तो HCl तुम्हारा H+ आयन्स में और क्लोराइड आयन्स में टूट गया। अब ये H+ आयन्स जो है वो वाटर के साथ कंबाइन किया और इसने हाइड्रोनियम आयन बना लिया, ठीक है। इसको हम कंबाइन करके लिख देते हैं ऐसे कि HCl प्लस वाटर गिव हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर, है ना। मैंने बोला था कि ये अलोन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये पानी के साथ कंबाइन करके क्या होगा कि हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव हाइड्रोनियम आयन और H+ आयन वाटर। लेट अस सी व्हाट हैपेंस विद द बेस। तो जिस तरीके से एसिड H+ आयन देता है, ठीक उसी तरीके से NaOH एक बेस है ना, जब तुम इसको पानी में डालोगे तो ये हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो मोटे तौर पे अगर मोटी मोटी बात की जाए तो एसिड्स क्या देते हैं, H+ आयन्स देते हैं, और जो बेस होते हैं वो OH- आयन्स देते हैं। क्लियर? ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, राइट। उसी तरह जो KOH भी इन्होंने बताया, KOH को जब वाटर में डिजोल्व किया तो K+ आयन बना और हाइड्रोक्सिल आयन बनाया। उसी तरीके से जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को डिजोल्व किया वाटर में तो मैग्नीशियम के आयन्स बने और हाइड्रोक्सिल आयन बने। मतलब कॉमन क्या है, सब में OH आयन्स बन रहे हैं। तो बेस हमेशा OH- आयन्स बनाता है वाटर के साथ और एसिड हमेशा H+ आयन्स बनाता है। बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड यानी कि OH आयन्स इन वाटर। बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर और कॉल्ड एल्कलीज। अच्छा, बहुत सारे बेस होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे बेस होते हैं। लेकिन कुछ बेस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं पानी में। जो बेस पानी में घुल जाते हैं उनको हम एल्कलीज कहते हैं। लेकिन सारे बेस पानी में नहीं घुलते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो बेस पानी में घुलते हैं उनको एल्कलीज हम बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड एल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। सारे बेस पानी में नहीं डिजॉल्व होते हैं, लेकिन एल्कली जो होता है वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है। दे आर सोपी इन टच, बिटर एंड कोरोसिव। तो जो एल्कली होता है वो भी छूने में साबुन जैसा लगता है, टेस्ट में कड़वा होता है और स्किन में कोरोसिव यानी जला देता है स्किन में अगर गिर जाए तो। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। तो कभी भी तुम, क्योंकि ये कड़वा भी होता है और ये स्किन को भी जला देगा, कोरोसिव होता है, इसलिए इसको हाथ से छू के मत देखो एल्कली को, ठीक है ना। Now we have identified that all acids generate H+ ions and all bases generate OH ions। तो वही चीज़ हमने बता रहे थे बार बार कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो H+ आयन्स जनरेट करते हैं और जितने भी बेस होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन्स जनरेट करते हैं। एल्कलीज क्या होते हैं? एल्कलीज वो बेस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं वो बेस कहलाते हैं, वो एल्कली नहीं कहलाते हैं। तो ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। सारे के सारे एल्कलीज तो बेस हैं क्योंकि उसमें हाइड्रोक्सिल आयन है, लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सारे बेस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, और अगर वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे तो फिर वो एल्कली नहीं कहलाएंगे, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स विद एसिड और बेस। अब उन्होंने कहा अगर एसिड और बेस में हम वाटर डालते हैं तो क्या होता है। उन्होंने बोला टेक 10 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में 10 ml पानी लो, उसमें कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की डालो और उसको धीरे धीरे आप हिलाओ। टच द बेस ऑफ द बीकर। बीकर का बेस को टच करके देखो,
तो आपको बीकर गर्म लगेगा, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक। तो जब भी तुम एसिड में या बेस में पानी डालते हो तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, इसलिए हमको बहुत केयरफुल होके एसिड और बेस में पानी हम डालते हैं, क्योंकि इसमें एक्सप्लोजन होने का भी डर है, बहुत कस के वो स्प्लैश होगा और आपके ऊपर उचक के आ जाएगा। इसलिए बड़े धीरे धीरे डालते हैं हम, ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालते हैं, और एकदम से टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका बीकर चटक भी सकता है, टूट सकता है ना। तो आपको बहुत ध्यान से करना पड़ता है द प्रोसेस। लेकिन आपको ये बस ये याद रखना है कि जब भी आप एसिड और बेस में वाटर डिजोल्व करोगे तो हीट एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, right? The process of dissolving an acid or a base in a water is a highly exothermic one. Care must be taken while mixing concentrated nitric or sulfuric acid with water. खास तौर से जब आप नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर से डिजोल्व कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसको आप बहुत धीरे धीरे चलाते हुए आप इसमें वाटर ऐड करोगे। अगर आपने वाटर डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में ऐड कर दिया तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगी, जिसकी वजह से जो एसिड होगा स्प्लैश होकर आपके ऊपर गिर जाएगा और आप जल सकते हो, और आपका बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करने की वजह से बीकर भी ब्रेक हो सकता है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन ऑन द कैन ऑफ कॉन्सेंट्रेट। हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के ऊपर ये वार्निंग साइन लिखा रहता है। उसी तरीके सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो पैलेट्स होते हैं उसमें भी वार्निंग साइन लिखा रहता है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर लेता है जब वो पानी के कांटेक्ट में आता है। तो इन सब सब्सटेंसेस को हैंडल करने के पहले काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। देखो, जब किसी भी एसिड को या किसी भी बेस को तुम पानी में डिजोल्व करोगे तो उनके जो हाइड्रोनियम आयन है या हाइड्रोक्सिल आयंस है उनकी मात्रा जो हो जाएगी घट जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो जो एसिड है और बेस है वो डाइल्यूट हो जाएंगे। मैंने अभी आपको बताया था ना, दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है डाइल्यूट और एक वर्ड होता है कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। जब आप एसिड या बेस में कॉन्सेंट्रेटेड, जब आप एसिड या बेस में वाटर ऐड करोगे, जब वाटर ज़्यादा है और एसिड कम है तो वो डाइल्यूट कहलाता है, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में एसिड के एसिड के H+ आयंस का या बेस के OH- आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस में पानी ज़्यादा होता है और एसिड या बेस कम होता है, जबकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कम होता है, जबकि एसिड का या बेस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर पानी ज़्यादा है, एसिड या बेस कम है तो वो डाइल्यूट कहलाएगा। अगर पानी कम है और एसिड या बेस ज़्यादा है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड कहलाएगा। तो आप याद रखो कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में H+ आयंस और OH- आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, और जबकि डाइल्यूट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, राइट। तो आज तक के लिए इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम इसका बाकी का चैप्टर ख़त्म करेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज कर लो, कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और पार्ट 2 में मैं आपको बाकी का चैप्टर पढ़ा के इस चैप्टर को फिनिश करूँगी। ऑलराइट, थैंक यू।